Good morning students. You myself Manjeet, your science teacher. Today we continue our chapter number 3, metal and non-metal. And in this lecture we discuss about cause of chemical combination. Chemical combination होता क्यों है? कोई भी जो एटम है चाहे वो मेटल के हैं चाहे वो नॉन मेटल्स के हैं, मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन क्यों करते हैं या फिर नॉन मेटल कंबाइन क्यों करते हैं, ये हमारा रहेगा आज का टॉपिक। ये हमने बच्चे फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। कोई भी एटम कंबाइन करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एंड मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट नहीं है, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके शेयरिंग एंड कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। और ये बॉन्ड डिपेंड करते हैं कि एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग हुई है या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है उसके ऊपर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एन एटम whose outermost shell contain 8 electron, it means that octet is stable. But in case of small atom like helium, hydrogen, in which presence of 2 electron in the outermost shell is considered to be the condition of stability. जो एटम्स जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स दैट उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट कुछ एटम्स ऐसे भी हैं लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर वो हो सकते हैं 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल के अंदर। इन केस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? सो केमिकल सब्सटेंस क्यों पार्टिसिपेट करते केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर? उसके 2 रीजन है। फर्स्ट इज टू एक्वायर स्टेबिलिटी, एंड सेकेंड इज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्लियर? ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। या तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उस एनर्जी को उसने लूज़ करना होता है जिसके लिए वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करता है, टकराता रहता है, और जिस टाइम उनका कोलिजन होता है या फिर उनके आपस में टकराहट होती है तो उस टाइम वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। एनर्जी को वो लूज़ करता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। ये सब आप डिस्कस कर चुके हो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको करवाई हैं। तो जिस टाइम भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है उस टाइम कोई भी एटम एनर्जी रिलीज़ करता है किसी दूसरे एटम के साथ कॉम्बाइन करके, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो। क्लियर? या फिर वो स्टेबिलिटी गेन करता है। इतना क्लियर है सब बच्चों को? इसके बाद हमारे पास है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करती हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ मेटल्स ऐसे भी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स आप बोल सकते हो लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन। ये रिएक्ट नहीं करती, ये किसी के भी साथ कंबाइन नहीं करते। क्यों कंबाइन नहीं करती? क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होती है। जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके कंप्लीट होते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्लियर? मैंने क्या क्या नेम अभी यहाँ पे बोले हैं। हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं He से, 1 मिनट। हीलियम, नियोन, आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं Ar से, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xe एंड रेडोन Rn। ये वो एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस वजह से इनको इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस भी बोला जाता है। इनर्ट गैसेस वो होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ना करें। क्लियर? आपने कभी
जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H2 की फॉर्म में देखते हैं, हाइड्रोजन गैस। कभी हीलियम गैस को He2 की फॉर्म में देखा है? कहीं पे भी आपने, जब से आप साइंस रीड कर रहे हो, अपनी 6th 7th 8th 9th 10th में आप हो गए हो अभी, कहीं पे भी आपने देखा हो हीलियम 2 लिखा? बट हाइड्रोजन हम हमेशा देखते हैं H2, O2 हम देखते हैं, नाइट्रोजन हम देखते हैं N2, बट हीलियम 2 नहीं देखते कभी भी। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो डबलेट है वो कंप्लीट होता है। इसको किसी के साथ शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट है, अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हमने क्या बोला, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट जो स्मॉलर एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है, क्लियर, इसका ऑक्टेट मतलब कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट है। ऑक्टेट नहीं बोलोगे आप, डबलेट बोलोगे, 2 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डबलेट। तो यहाँ पे जो 8 है, अगर हम चाहते हैं कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है कार्बन की, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हीलियम है वो डबलेट की फॉर्म में ही रहेगा, 2 की फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स दैट ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से आपने कभी भी He2 नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपाउंड होता ही नहीं है, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, लूज करके वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की फॉर्मेशन करते हैं, Na से Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेंगे। और जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 8 1, it has 1 valence electron, it loses 1 electron and form a sodium ion Na positive. Similarly मैग्नीशियम के पास क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे 2 8 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड फॉर्मेशन क्या होगी Mg2 पॉजिटिव की। सो इस वजह से इनकी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मेटल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 8 7। इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। और इसका ऑक्टेट देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 8 8 हो गए, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। सोडियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। सो मेटल के अंदर क्या है, सोडियम, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं क्लोरीन के, और डॉट से शो किया है सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये जो सोडियम है Na, ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। इसने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na क्या बन गया पॉजिटिव और Cl क्या बन गया नेगेटिव। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं NaCl, क्लियर, NaCl। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 8 1। इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na positive ion and the atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 2 8 7. It has 7 valence electron and it gain 1 electron to form Cl negative ion. Then the attraction between the Na positive and Cl negative ion result in the formation of a sodium chloride molecule NaCl, which is also known as common salt NaCl, clear। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है MgCl2 का। मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे 2 8
2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर्मेशन होगी Mg2 पॉजिटिव की। क्लियर। सिमिलरली क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 7, एक की इसको ज़रूरत है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ पे मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्लोरीन का जो दूसरा एटम है वो क्या करेगा, एक क्लोरीन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। मतलब क्या है, मैग्नीशियम अपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन यूज होंगे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। क्लियर। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या फॉर्मेशन हुई Mg से Mg2 पॉजिटिव। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसको एक की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 7 है तो उसको एक ही चाहिए, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन आके दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से Cl से बना Cl नेगेटिव और इस वाले Cl से बना Cl नेगेटिव। कितने Cl यूज हुए 2, तो इस वजह से हम लिखते हैं MgCl2। क्लियर। The atomic number of magnesium is 12 and the electronic configuration is 282. It has 2 valence electron. It loses 2 electron to form Mg2 positive. The atomic number of chlorine is 17 and the electronic configuration is 287. It has 7 valence electron. It gains 1 electron to form Cl. Then the attraction between the Mg2 positive and 2 Cl negative ion result in the formation of magnesium chloride molecule MgCl2. ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स। आपकी बुक में पेज नंबर 204 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कुछ मेटल्स की। लाइक सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है 11 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, K-L-M-N के अंदर, K के अंदर आई 2, L के अंदर आते हैं 8, M के अंदर फिर 8 आते अगर यहाँ पे 8 होते तो, बट सोडियम के अंदर 11 ही है तो यहाँ पे 2 और 8 फिल करने के बाद हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसको हमने फिल किया M के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है वो कैसी है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई, आउटर मोस्ट के अंदर 8 होने चाहिए। क्लियर। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, लास्ट वैलेंस शेल के अंदर कितने आए इलेक्ट्रॉन 2, होने कितने चाहिए थे 8, सो ये भी आपके क्या है इनकम्प्लीट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना है 13, आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा 3, अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब ये भी आपकी कैसी है इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, 288, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट। पोटाशियम के अंदर क्या आया है 288, M कंप्लीट हो गया, बट N के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी आ गया, तो N आपकी क्या है इनकम्प्लीट है। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आउटर मोस्ट शेल देखनी है हमने, अगर N के अंदर 1 आया तो अभी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, ये वाली N, 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के अंदर कितने होते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, क्योंकि इनके पास रिएक्ट करने के लिए मतलब गेन करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लूज़ ही करती हैं, मेटल्स लूज़ ही करेंगे, गेन नहीं करेगी, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मोस्टली 1, 2, 3 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके आप एटॉमिक नंबर देखो और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको चेक करो। नॉन मेटल में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इसको कितने की ज़रूरत है 3 की, तो ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर 6 है तो इसको 2 की ज़रूरत है। क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब के पास 1 की रिक्वायरमेंट होती है, 7, लास्ट वैलेंस शेल के अंदर कितने 7, तो इसको 1 की ज़रूरत है। फॉस्फोरस के अंदर 5, 6, 7 वही सेम आपका चल रहा है सीरीज़, 5, 6, 7 वही 3, 2, 1। क्लियर। ये सब भी क्या है इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो यहाँ से इनकी भी जो रिएक्टिविटी है ये ज़्यादा होती है। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, किसी न किसी के साथ या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर वो देंगे। अगर वो मेटल है
तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर वो नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके पास 5, 6, 7 इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नो मेटल्स के पास क्या है 1, 2, 3 इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो अपने कम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, बट जिनके पास ज़्यादा हैं वो कोशिश करेंगे कि वो लूज़ करने की बजाय गेन करें। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम और यहाँ पे बना लो नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस के अंदर हीलियम, नोबल गैसेस के अंदर फर्स्ट आपके पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2। क्लियर। इट मीन्स दैट इसका डबलेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। सो ये भी आपकी क्या होती है, अनरिएक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास आर्गन, आर्गन का होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करो 2, 8, 8, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, सो ये भी हमारी क्या है, कंप्लीट। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का होता है 36। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करो 2, 8, 18, 10, 10 प्लस 18 कितने हो गए 28 प्लस 8, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए 8। सो ये भी आपकी कंप्लीट है। सो यहाँ पे ये भी क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, अनरिएक्टिव होंगे। क्लियर। सो इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इट मीन्स दैट वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी मेटल एंड कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। ओके। सोडियम मेटल इज़ अ सिल्वर कलर्ड मेटल दैट रिएक्ट so violently with water that flame are produced due to formation of hydrogen gas। सोडियम का जो कलर है वो कैसा होता है, सिल्वर कलर होता है, और जिस टाइम ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उस हाइड्रोजन गैस की रिलीज होने की वजह से यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आग प्रोड्यूस होती है। क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, जो कलर है क्लोरीन का वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर, विच इज़ सो पॉइजनस दैट it was used as a weapon in World War First। क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है जिसका कलर होता है ग्रीन। When chemically bonded together these two dangerous substances to form a compound sodium chloride, so safe that we eat it every day, common salt। सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों के कलर अलग हैं, दोनों जिस टाइम रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम एक कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड, और वो सेफ़ होता है हमारे खाने के लिए भी, हम उसको खाते हैं, कॉमन सोल्ट जिसको बोलते हैं। क्लियर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो क्लोरीन है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई सोडियम इज़ टेकन अप बाई क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए सोडियम से वो कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स KLM शेल हैव ऑल टुगेदर 18 इलेक्ट्रॉन्स। जिस टाइम क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, क्लोरीन के पास पहले कितने थे 17, उसने 1 इलेक्ट्रॉन और लिया सोडियम से, तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। बट द न्यूक्लियस स्टिल हैज़ 17 प्रोटॉन्स, बट न्यूक्लियस के पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 17 ही है। क्लियर। सो 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा, जिस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो होता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन। बोथ दीज एलिमेंट्स हैव गिव एंड टेक ए रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर है इतना। सो यहाँ पे जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट की फॉर्म में शो किया जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 2, 4। तो कार्बन के चारों साइड डॉट लगा दिए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल के अंदर उतने डॉट। यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 4 डॉट मैंने लगा दिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। क्लियर। तो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो
ऑक्सीजन के बाहर हम 6 डॉट लगाते हैं ऐसे। 1 मिनट, कहीं पे भी कैसे भी लगा दो 6। क्लियर? तो इस टाइप से डॉट लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जिस टाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो उस टाइम हमारे पास आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लाइक अभी जो हमने एग्जांपल किया था NaNCl, सोडियम क्या है मेटल एंड क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। जिस टाइम एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सोडियम एंड क्लोरीन and sodium and chloride ions being oppositively charged attract each other and held together by strong electrostatic forces of attraction exist as sodium chloride, resulting in the formation of an electrovalent bond or an ionic bond. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को ही बोला जाता है। जिस टाइम सोडियम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये होल्ड करके रहेंगे, एक दूसरे के पास पास रहेंगे। और यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जिस टाइम कंप्लीट शेयरिंग होती है। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसने कम्प्लीटली लूज़ किया, इसके पास नहीं है ये। अगर इसके पास होता तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इसने कम्प्लीटली दे दिया है इसको। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उसको गेन किया क्लोरीन ने। जब इसने गेन किया तो इसने बनाया Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का। जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। सच अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पे लेना और देना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ पे बनता है आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल Na टू अ नॉन मेटल Cl, सोडियम टू क्लोरीन, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की between two combining atoms is called a covalent bond, and covalent bond के भी covalent compounds and covalent compounds के बीच में जो bond होता है वो होता है covalent bond। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड अमोनिया। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O के अंदर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी देखिए हमने। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम बनाते हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, ये मैंने डॉट से शो किया है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो डॉट है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये इसको देगा और ये इसको देगा। ऐसे ही ये ऑक्सीजन इसको देगा और हाइड्रोजन इसको देगा। इसकी वजह से ना ही तो इन्होंने कंप्लीट ट्रांसफ़र किया है, अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र करते तो इनके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते। कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जस्ट शेयरिंग हुई है। क्लियर? शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया। तो ऐसे इनके बीच में शेयरिंग होगी और शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वो उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? आयनिक कंपाउंड के अंदर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? आयनिक कंपाउंड और कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसके अंदर मेटल देता है और नॉन मेटल लेता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होंगी? दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा आयंस बनेंगे, हमेशा आयंस बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ही हम आयन बोलते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड आपके 2 टाइप के होते हैं, अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड थोड़े आप ये बोल सकते हो
उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और आयनिक कंपाउंड के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस वजह से इनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। आपको पता है जो कॉमन सोल्ट है, जो घर पे हम नमक खाते हैं, वो ईजिली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, बट इनसोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन या फिर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन, ईथर, ये सब आपके क्या हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। नमक को जिस टाइम आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, जिस टाइम वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में या फिर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में। मोल्टन स्टेट होता है सॉल्ट इन लिक्विड स्टेट, और सॉल्यूशन होता है जिस टाइम सॉल्ट को आप किसी ना किसी के अंदर डिजोल्व कर देते हो, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट अगर आपके पास सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आयंस ही नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करता है कोई भी एटम जिस टाइम उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इसके बाद जो जितना भी आपने अभी रीड किया उसका ओवरव्यू देख लो बच्चे। एटम्स कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म इनर्ट गैसेस। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। एन एटम कैन अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय द फॉलोइंग वे। कोई भी एटम कंबाइन करता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करने के लिए, अपनी कम एनर्जी को गेन करने के लिए और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कंबाइन करता है। क्लियर? इट मीन्स दैट अगर उसकी एनर्जी कम हो जाती है, मिनिमम एनर्जी को वो एक्वायर कर लेते हैं, तो उस टाइम वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हम बोल सकते हैं वो इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए कोई भी एटम है वो कंबाइन करता है। वो किस किस वे से हो सकता है? बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या फिर वो शेयर कर ले। क्लियर? नोबल गैस डू नॉट यूजली फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट बिकॉज दे आर स्टेबल। नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? केमिकल बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड हम आज पढ़ रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनता है लाइक NaCl के बीच में। तो यहाँ पे ये इस टाइप से बॉन्ड बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन आती है। नेक्स्ट हमारे पास है CO3 केमिकल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो ग्रीन कलर से आपको शो किए हुए हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ना ही तो ऑक्सीजन कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा ना ही कार्बन कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा, तो इनके बीच में जस्ट शेयरिंग होएगी, म्यूचुअल शेयरिंग। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कार्बन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं। जो रेड कलर से शो किए हैं वो ऑक्सीजन के, और जो ग्रीन कलर में शो किए हैं वो कार्बन के हैं। तो यहाँ पे जिस टाइम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा। क्लियर? और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जस्ट शेयरिंग हुई है। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्लोरीन, H2O, CH4, H2, ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर जस्ट शेयरिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। सो जहाँ पे शेयरिंग होगी वहाँ पे हमेशा बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कंपाउंड्स क्या होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कुछ हमें आयनिक कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं लाइक LiCl, लिथियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, RbCl, रुबीडियम क्लोराइड। ऐसे कुछ आपके सॉल्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इनके अंदर होता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? आयनिक कंपाउंड फॉर्म क्रिस्टल्स। जैसे अभी हमने क्या बोला था, आयनिक कंपाउंड आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल लैटिस रेदर देन अमorphous सॉलिड। ऑल्दो मोलिकुलर कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल ले फ्रिक्वेंटली। आप ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फर्स्ट वाली लाइन करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल, क्योंकि जो ये क्रिस्टल लैटिस है ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये आप +1 +2 में रीड करोगे। अमorphous सॉलिड का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आप वहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हो, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? ड्यू टू क्लोज पैकिंग और ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन दैन मोलिकुलर कंपाउंड्स। जो सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में जो आयनिक कंपाउंड है इनकी जो फ्यूज़न एंड वेपराइजेशन एंथैल्पी है, मतलब इनको ब्रेक करने के लिए और इनको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर? आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्राइटल। जो आयनिक कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स are hard because the positive and negative ions are strongly attracted to each other and difficult to separate. However, when pressure is applied to an ionic crystal, then ions of like charges may be forced closer to each other. The electrostatic repulsion can be enough to split the crystal, which is why ionic solids are also brittle. क्लियर? ये लाइन समझ आ गई आपको? आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड आपको मैं बार बार बोल रही हूँ आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि उस टाइम पे उनके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जिस टाइम तक किसी भी कंपाउंड के अंदर आयंस नहीं बनेंगे वो उस टाइम तक कंडक्ट नहीं करेगा। आयनिक सॉलिड आर गुड इंसुलेटर। यहाँ पे देखो आपको बता भी दिया, जो आयनिक सॉलिड है वो गुड इंसुलेटर होते हैं किस टाइम? जिस टाइम वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑल्दो दे कंडक्ट इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वेल बिकॉज द आयंस आर बाउंड सो टाइटली टू ईच अदर। जिस टाइम वो सॉलिड फॉर्म में होंगे उस टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की फॉर्म में दी हुई थी, यहाँ पे आपको जस्ट पॉइंट्स की फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ से भी आप इनको ईजिली कवर कर सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की। सो आज का हमारा लेक्चर था क्यों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं, या फिर जिस टाइम मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तब क्या होता है, किस टाइप्स के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं। आज हमने डिस्कस किया आयनिक कंपाउंड्स को एंड आयनिक बॉन्ड को। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स को और कोवलेंट बॉन्ड को और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।